What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन एंड दिस इज अवर डे 4 ऑफ आवर 60 डे स्ट्रैटेजी। और आज जो क्वेश्चन कराऊंगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय नाना जी वाज नॉट वेल एंड ही इज नॉट इन बिटवीन अस नाउ, और ये कैप उन्हीं की है तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आई थॉट कि यार चलो एक वीडियो मैं इस कैप को पहन के ही बनाता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो गोना बी वेरी स्पेशल टू मी एज वेल एज मुझे नहीं पता यार, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बस चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को कराने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मैंने फॉर्मेट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो कि हमारे मेन अकाउंट्स होते हैं जो बनने होते हैं रियलाइजेशन के क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने जस्ट आ रहा है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो सब आ गया। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लिखा हुआ है एरिका, अदिति एंड तरिनी व पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। 5:3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटीज में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ईपीएफ एक आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट करके आना है। लिख लो हिंदी में वहीं की वहीं, ईपीएफ पे करके आना है। ईपीएफ नीड्स टू बी पे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पहले लाइबिलिटी की तरह ब्रॉट डाउन करो फिर पे करो। क्रेडिटर्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने आपको क्या बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट है तो ब्रॉट डाउन करो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जस्ट बांट दो, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट और कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। इधर कैश है, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, देखो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज टेकन बाय एरिका, प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर ले गया है, एंड द रिमेनिंग रियलाइज इतना, ये सेल आउट हुआ है। लैंड बिल्डिंग रियलाइज इतना, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अदिति, ये भी पार्टनर के पास गया। डेटर्स में कुछ बैड डेट्स हुए हैं, बैड डेट्स में आपको बताता हूँ अभी कैसे ट्रीट करते हैं। क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट खाली करना। तो बैलेंस शीट खाली करना शुरू करो मेरे साथ साथ। पार्टनर्स हैं एरिका, अदिति और तरिनी, तो ई ए और टी, ई ए और टी। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लेना। मैं स्टार्ट करता हूं सीधा सीधा बैलेंस शीट के साथ। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंसेस हैं 60, 40 और 30। तो 60,000, 40,000 एंड 30,000। 60, 40, 30 का हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस दिए हैं, अब देखो यूजुअली हम लोग चाहे एडमिशन पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, डेथ पढ़ रहे हो, हम लोग करंट अकाउंट सेपरेट बनाते थे। बट अब तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो करना तो सेटल ही है, सब कुछ बंद ही करना है। तो करंट के बैलेंसेस भी आप इसी में ब्रॉट डाउन कर लिया करो। किस नाम से, बाय करंट अकाउंट के नाम से। करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस है मेरे पास सिर्फ 8,000, 10,000। एरिका 8,000, अदिति 10,000। तो 8 और 10 के हमारे पास ये बैलेंसेस आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इसके बाद हमारे पास गिवन है डेबिट बैलेंस किसका है, करंट अकाउंट का, तरिनी का 5,000। तो टू करंट अकाउंट 5,000 तरिनी का आ गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, बस अब हमें बैलेंस शीट खाली करनी है। बैलेंस शीट खाली करना शुरू करता हूं ईपीएफ के साथ। तो बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये हमें इस तरीके से, ये इधर यहाँ पे लाइबिलिटीज में गिवन है ये सब, तो ये इधर ब्रॉट डाउन होगा। जितने भी एसेट्स होंगे ये सब इधर ब्रॉट डाउन होंगे। तो ईपीएफ आ गया कितना, 8,000। उसके साथ साथ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं, 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे अगर आप ध्यान दो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपीज का है। 4,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट है 35,000। इन्वेस्टमेंट कितना है, 35। इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी ब्रॉट डाउन कर लो। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR हमारे पास है 4,000 रुपीज।
उसके बाद बस करंट और कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ये ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर कैश एट बैंक यानी कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बैलेंस लिखना आप लोग प्लीज 20,000। फिर हमारे पास डेटर्स गिवन है तो डेटर्स इधर ब्रॉट डाउन होंगे टू डेटर्स। देखो प्रोविजन भी दिया हुआ था, प्रोविजन भी दिया हुआ है तो प्रोविजन को अलग से इधर लिखना है बाय प्रोविजन, इसको ध्यान रखना। प्रोविजन क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी। प्रोविजन कितना है 2000 और डेटर 22,000, तो 2000 का प्रोविजन हो गया, 22,000 रुपीज के डेटर्स हो गए। इसके बाद मेरे पास स्टॉक प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। देखो जी स्टॉक है हमारे पास 12, 30, 45, 35, 12, 30, 45, 35, 12, 30, 45, 35। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 3,000 रुपीज़, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका ध्यान रखना। इनकी रेशो में, इनकी रेशो है हमारे पास 5:3:2, तो 3,000 जब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बनेगा 15,000, 9,000 और 6,000। 5:3:2, 3,000 था तो 1,500, 900 और 600, ये हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लो जी पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप क्या होता था, बैलेंस शीट को खाली करना, वो कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक रिवीजन करा दूं छोटा सा। जितने भी एसेट्स हैं वो जितना क्वेश्चन बोलेगा उतने में रियलाइज होगा, बाकी की वैल्यू 0 मानना। लाइबिलिटीज भी ऐसी ही करनी है, बट लाइबिलिटीज में एक बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो पे कर देना। आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर्स। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज टेकन बाय एरिका। प्लांट मशीनरी 20 वाला, देखो 20 का अलग हो गया, फिर 10 का अलग हो गया। इसमें से 20 वाला तो एरिका ले गई, एरिका इज अ पार्टनर, तो बाय एरिका के नाम से दिखा दो, एरिकाज कैपिटल। ये लेके गई है प्लांट एंड मशीनरी 16,000 में, 20 वाला 16 में, ठीक है। एंड द रिमेनिंग मशीन रियलाइज्ड 9, जो बचा हुआ है इससे मिला 9,000, तो इसको लिखूंगा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। ये बचा हुआ प्लांट एंड मशीनरी है, इससे मिला है 9,000, ठीक हुआ। तो जो पार्टनर ले गया वो पार्टनर के नाम से, जो अदर वे में रियलाइज हुआ वो बैंक के नाम से। लैंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 42,000, लैंड बिल्डिंग से मिला 42, तो बाय बैंक। ये है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, इससे आया 42,000। इसके बाद फर्दर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय अदिति 28,000, इन्वेस्टमेंट अदिति ले गई 28 में, तो बाय अदितिज कैपिटल, अदितिज कैपिटल ये है इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपीज में, 28 में ये इन्वेस्टमेंट ले गई। डेटर्स इंक्लूड अ बैड डेट ऑफ 1,000, डेटर में एक बैड डेट है 1,000 का, तो ध्यान दो डेटर थे 22 के, 22 में 1,000 का बैड डेट हो गया, तो यूजुअली हमें कितना पैसा मिलना था, जनरली जो बैड डेट हो गया वो हटा दो, तो 22 - 1 21,000 मिलना था। ये हमारे पास गुड डेटर्स है, जो बैड डेट्स हो गया वो हटाना है, तो 21 मिलना था। एंड द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम गुड डेटर्स सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, ये कहा गया कि इस पे 10% का डिस्काउंट दे दो, तो 10% कितना होगा, 21,000 - 2,100, तो 21,000 में से अगर आप 2,100 हटा देते हो तो हमारे पास कितना बचेगा, ये फिर ये बचेगा 18,900, ये कितना बचेगा 18,900। बात समझ में आई, पहले बैड डेट्स हो गया वो माइनस करो, फिर जो बचे हुए गुड डेटर्स हैं ये 21, इस पे 10% डिस्काउंट काटो, डिस्काउंट होगा 2,100, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, एरिका वॉज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज अ रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज, ठीक है। अब ये स्टॉक बचा, देखो बस ये जो स्टॉक है ये एरिका ले लेगी एज अ रेम्युनरेशन। सारा डिसोल्यूशन का जो काम है वो एरिका कर रही है, उसका कुछ ना कुछ खर्चा तो आता है, उसने अपनी रेम्युनरेशन मांगी और रेम्युनरेशन कैश में ना देके हमने उसको स्टॉक दे दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है, रेम्युनरेशन फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के बदले में फर्म ने कैश ना देके एक एसेट दे दिया, तो लाइबिलिटी के बदले में अगर एसेट जाता है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। कीप दिस थिंग वेरी क्लियर, अगर किसी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी के बदले में आपने एसेट दे दिया
तो लायबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट दोगे तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, तो रेम्यूनरेशन की हम एंट्री ही पास नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, नथिंग एल्स, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज का पेमेंट कर दें। आउटसाइडर लायबिलिटी एक तो ईपीएफ है, एक क्रेडिटर है, ये तो रिजर्व है, इसका तो कुछ नहीं करना। प्रोविजन है, इसका भी कुछ नहीं करना। भाई रिजर्व भी हमारा है, प्रोविजन भी हमारा है, किसी के पैसे थोड़े ना देने, पैसे देने हैं ये। एक तो ईपीएफ टू बैंक, एक तो ईपीएफ का पेमेंट कर दो 8000। अब क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट दिया है हमारे पास, क्या लिखा है क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट में, अ क्रेडिटर ऑफ 2000 वाज अनट्रेसेबल। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है एक क्रेडिटर तो 2000 का अनट्रेसेबल है, ठीक है। तो मेरे पास 10 के क्रेडिटर थे, इसमें से 2 का तो अनट्रेसेबल है, तो बचे 8000 के क्रेडिटर्स। हुआ क्या है बचे हुए क्रेडिटर्स का, द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट। जो भी क्रेडिटर्स हैं उन्होंने हमें 10% का डिस्काउंट देके पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो 8000 पे 10% वुड बी 800, ये माइनस कर दो, वैल्यू बचेगा 7200। 7200 हम लोग इधर ले आएंगे, ये हमारा हो गया नॉर्मली क्रेडिटर का पेमेंट। ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरा पे कर दिया। अब देखो 2 स्टेप्स हमने पूरे कर लिए। ये सबसे पहला होता है हमारे पास ब्रॉट डाउन करना, फिर होता है सेटलमेंट करना, अब तीसरा होगा प्रॉफिट या लॉस निकालना। आप ये लाइंस मत लगा, क्या नाम है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन लगा रहा हूं। अच्छा जी, अब प्रॉफिट या लॉस निकाल ले बस। अगर आप इधर का टोटल कर दो, कौन सा साइड ज्यादा आपको लग रहा है उस पर नजर दौड़ा लेना। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 50 110, 110 और 40 150, लगभग 170 है ये। और इधर अगर देखूं तो 30 और 40 70, 90, 1 लाख, 116, 130, लगभग 140 के आसपास ये है। तो ये ज्यादा लग रहा है मुझे। तो इसका एग्जैक्ट जब आप टोटल कर लेते हो तो ये आ जाएगा 159,200। 159,200 इसमें से ये सब माइनस कर दो, मैं बुक की हेल्प से लिख देता हूँ। तो 21,300 का लॉस आ रहा है। 21,300 का लॉस, इसको लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ई, ए और टी। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी रेशो में। इनकी रेशो कितनी थी, रेशो थी 5:3:2। तो ये आएगा 10650, 10650, 6390, 6390 और 4260, 4260। ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट हो जाता है। अब क्या करना है, बस इन सबको ट्रांसफर करो। देखो ये वाला स्टेप तो कुछ नहीं करना है इसका, तो ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो जी, सबसे पहले ये बैंक है तो बैंक में ले जाओ, इसको बैंक में और इसको भी बैंक में। बैंक में 2 अमाउंट है इधर, तो बाय रियलाइजेशन एंड बाय रियलाइजेशन। बैंक में अमाउंट जाएगी 8,000, 7,200, 8,000 और 7,200। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो ये एरिका, ये अदिति, तो टू रियलाइजेशन ये इधर आते हैं, पार्टनर के नाम से है तो पार्टनर के नाम में जाएगा। क्या लिखूंगा मैं इसको यहाँ पे, एरिका और अदिति। एरिका में कितना आया 16,000 और अदिति में आया 28,000। ये एरिका और अदिति का पैसा हो गया। अब ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, तो ये तीनों बैंक में। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 9,42 और 18,900, 9,000, 42,000, 18,900, ये भी हो गया। उसके बाद ये लॉस है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर ही आता है। टू रियलाइजेशन 10650, 6390, 4260, ये हमारे पास रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आ गया, ठीक हो जाता है। अब हम लोग को सिंपली बस बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, हम लोग को फाइनल एक बैलेंस निकालना है। तो बैंक बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से चेक करना होगा 60 और 8, 68 में से ये सब हटा दो, पेमेंट निकल के आ जाएगा टू बैंक। ये इसका 68 आ रहा है, 68 में से ये सब हटा दो, 68,000 में से ये सब अगर मैं हटा दूंगा तो 39,850 आ जाएगा, 39,850। 50 में से ये सब हटाऊंगा तो ये आएगा 14,710 और 30 में से 5 4 9, 9,800 कुछ हटाऊंगा तो 20,140, 20,140 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया 50,000,
ये हो गया 30,000, 68, 50 एंड 30। लो जी, अब क्या करना है, बस ये जो बैंक में पेमेंट होना है लास्ट सेटलमेंट, तो बाय एरिका, बाय अदिति, बाय तरिणी। एरिका 39850, अदिति 14710 एंड तरिणी 20140। लो जी, बस इसको मैच करो। अगर ये मैच हो जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैच नहीं होता तो हमने फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। मेन बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो फिर से ये है कि अगर इनमें से किसी एसिड के बारे में क्वेश्चन कुछ ना कहता, कुछ नहीं कहता, तो उसको हमने कुछ नहीं करना था, उसको जस्ट हमने छोड़ना था, उसकी वैल्यू 0 माननी थी। और अगर किसी आउटसाइडर लायबिलिटी, देखो आईएफआर और प्रोविजन आउटसाइडर नहीं है, ये तो हमारी खुद की है इंटरनल, तो इनका पेमेंट नहीं होता। आउटसाइडर्स का जो पेमेंट होना है, जैसे इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉइज का पैसा, क्रेडिटर्स का पैसा, अगर क्वेश्चन ना बोलता ये पे करना था, क्वेश्चन बोले या ना बोले, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेटलमेंट आपको कर देना है। फाइनली आपको जस्ट अपना बैंक अकाउंट मैच करना है। तो ये हो गया 20 और 29, 42, 18,900, ये आ जाएगा 89,900। ये भी यही आना चाहिए, ये भी यही आना चाहिए। कैलकुलेटर की हेल्प लेके देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर बिना कैलकुलेटर के तो मैं तो नहीं कर सकता, आप लोग तो शायद कर सकते हो, आप लोग चमत्कारी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 8,000 प्लस 7,200 प्लस 39, गलत हो गया, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 39,850 प्लस 14,710 प्लस 20140, 89,900, करेक्ट, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन आपको करना है। सिंपल लगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कराए। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इंपॉर्टेंट आप लोगों को, क्योंकि वही है ना कि कंप्लीट करना है, तो एक क्वेश्चन और फिर हम शुरू करते हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज, वो एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। स्टिल कोई और डाउट आएगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको मैं अगली ही क्लास में दूर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।